ऐसे इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन अभी हमें दिख, ठीक है, तो यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन है ना, इसमें अगर आप स्लोप निकालना चाहते हो तो स्लोप निकाला जाता है माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। ऐसे आएगा आपका स्लोप, ठीक है। जैसे आप स्लोप कैसे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये m जो है ये इसको हम स्लोप बोल रहे हैं। स्लोप का मतलब इंक्लिनेशन विद द एक्स एक्सिस। कोई भी आपका लाइन है उसका एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन कितना है, ये थीटा एंगल। तो बाद में जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो वहाँ पे टेन थीटा आएगा। तो मैंने कहा था आप इसको m मान के चलो, और कुछ नहीं, आपके लिए m है बस। तो ये है x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट निकालने के लिए आपने y को क्या बोला, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 ले लिया। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे जो आपके इक्वेशंस आ रहे हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। तो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा तो b1y इक्वल टू माइनस a1x और माइनस ऑफ c1 होगा, और y इक्वल टू माइनस ऑफ a1 बाई b1 x माइनस ऑफ c1 बाई b1, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। सही बेटे। अब तो ये देखो यहाँ पे आने वाला वैल्यू मीन्स माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो एक्स का कोफिशिएंट कितना है, a1 डिवाइडेड बाय b1। तो माइनस a1 बाय b1 आपका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट, ये स्लोप हो जाएगा, है ना। और दूसरी बात, आपका इंटरसेप्ट जो है c, वो कितना आया, माइनस c1 बाय b1, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो हमें क्या पता है कि कोई भी दो लाइन कब पैरेलल होगी, जब दोनों का स्लोप इक्वल होगा, ठीक है। Two lines are parallel if their slope are same. ठीक है। अगर स्लोप सेम होगा तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों लाइन पैरेलल है। अगर स्लोप सेम नहीं है तो लाइन पैरेलल नहीं होगी। तो अगर जो लाइन पैरेलल नहीं है वो कहीं ना कहीं पे जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। इसीलिए क्या किया, यहाँ पे आने वाला जो वैल्यू है, देखो अब मैं अगर दो लाइन ऐसी है जिसका स्लोप सेम नहीं है, तो एक लाइन का आपका क्या होगा, माइनस a1 बाई b1 स्लोप, दूसरी लाइन का a2 बाई b2 होगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, क्रॉस आप ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो या आपको इसको रीअरेंज करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये a2 को यहाँ लिख दिया, b1 को यहाँ लिख दिया, तो ये क्या बन गया, a1 बाई a2 b1 बाई b2। और क्योंकि अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो नॉट इक्वल टू आएगा स्लोप में, इसलिए यहाँ पे क्या आ रखा है कि अगर लाइन आपका यूनिक सॉल्यूशन देता है। यूनिक सॉल्यूशन कब देने वाला है, जब कैसी लाइन होगी आपकी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो इसके बारे में हमने बात किया था ऑलरेडी। तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो यूनिक सॉल्यूशन देगा। नेक्स्ट है, अगर दोनों लाइन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2। ऐसा करना है तो यहाँ पे आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे। सही है। थर्ड आपका नो सॉल्यूशन के लिए कब मिलेगा, जब आपकी लाइन पैरेलल होगी। तो जब लाइन पैरेलल होगी उस केस में आपको नो सॉल्यूशन मिल रहा होगा, पैरेलल लाइन के केस में, ठीक है। और अब यहाँ पे दो वर्ड आएंगे, एक को बोलेंगे हम कंसिस्टेंट, दूसरे बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है हैव ए सॉल्यूशन। अगर किसी, यहाँ पे इस केस में यूनिक सॉल्यूशन के केस में भी आपका सॉल्यूशन आ रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के केस में भी आपका सॉल्यूशन आ रहा है। यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, यहाँ पे वन सॉल्यूशन है। देखो इन तीनों कंडीशन में दो सॉल्यूशन कहीं नहीं आएंगे, या तो वन आएगा या इनफाइनाइट आएगा, उसके अलावा बीच में कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब इस केस में भी सॉल्यूशन आया, इस केस में भी सॉल्यूशन आया, तो फर्स्ट और सेकंड केस को, इन दोनों को हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि इक्वेशन हैज या इक्वेशन आर कंसिस्टेंट,
इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो अब यहां से दो पॉसिबिलिटी हो गई आपकी कि या तो वन सॉल्यूशन आएगा यानी यूनिक सॉल्यूशन, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा अगर कंसिस्टेंट बोला गया है तो। ठीक है, इनकंसिस्टेंट कहीं पे भी कई बार इन जो वर्ड यूज किया जाता है वो नॉट के लिए यूज किया जाता है। इनकंसिस्टेंट का मतलब है नॉट ए कंसिस्टेंट, मीन्स आपके पास जो लीनियर इक्वेशन दे रखी है उसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, लाइन आपकी पैरेलल होगी। लाइन पैरेलल तो होगी मगर हमें क्या ध्यान रखना है कि दोनों का इंटरसेप्ट सेम नहीं हो, क्योंकि अगर इंटरसेप्ट सेम हो जाएगा तो ये लाइन जो है दूसरी वाली लाइन फर्स्ट वाली लाइन पे कोइंसाइड कर जाएगी। कब? जब स्लोप भी सेम है इंटरसेप्ट भी सेम है। मगर अगर आपका स्लोप सेम है तो दोनों लाइन पैरेलल, और इंटरसेप्ट सेम नहीं है तो ऐसा हो जाएगा। ये डिफरेंस है आपका किसमें, कि लाइन अगर कोइंसाइड होती है और पैरेलल होती है। ठीक है, अब इस पे आपको कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे, यहाँ पे जो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं उसमें क्या होता है पर्टिकुलर, क्योंकि अभी आपको इन तीनों में से एक कंडीशन अप्लाई करनी है, या तो ये या तो ये या तो आपका ये कंडीशन। तो आपके पास जो क्वेश्चन मिलेंगे उसमें कोई अननोन का वैल्यू आपको बताना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। तो हैज ए यूनिक सॉल्यूशन बोला तो यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, तो यूनिक सॉल्यूशन वाली आपको कंडीशन देख लेनी है। a1 by a2 is not equal to b1 by b2। तो ये हो गया आपका कंडीशन। तो अब आप ये देख लो, a का मतलब क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, b का मतलब क्या है कोफिशिएंट ऑफ y। तो आप क्या करोगे, x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 को इसको इक्वेट करोगे किसके साथ, इक्वेट विथ या कंपेयर विथ a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको a1 इक्वल टू 1 आएगा, b1 इक्वल टू माइनस ऑफ 2 आएगा और c1 इक्वल टू माइनस ऑफ 3 आएगा। ठीक है, सेकेंड आपके पास 3x प्लस ky माइनस 1 इक्वल टू 0, k2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a2 इक्वल टू 3 आ गया, b2 इक्वल टू k आ गया और c2 इक्वल टू माइनस ऑफ 1 आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब आपके पास दो इक्वेशन है, इन दोनों को आपको सॉल्व करना है। तो यूनिक सॉल्यूशन कब मिलता है आपको, जब a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। इसका मतलब यहाँ पे a1 देख लो कितना है 1 बाय a2 3 इज नॉट इक्वल टू b1, b1 हो गया माइनस ऑफ 2 और b2 की जगह पे k। तो 1 बाय 3 इज नॉट इक्वल टू माइनस 2 बाय k, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, k इज नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ 6। जैसे इक्वल टू को ट्रीट करोगे वैसे ही आप किसको ट्रीट करोगे, नॉट इक्वल टू को। तो k इज नॉट इक्वल टू माइनस 6, इसका मतलब क्या है k माइनस 6 के अलावा कुछ भी हो सकता है, बस माइनस 6 नहीं लेना है। ठीक है, तो क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। k की किस वैल्यू के लिए ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। तो k का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, माइनस 6, इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू ले लो। तो k कैन बी एनी रियल नंबर, k कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 6। इसको हम लिखते हैं k बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस 6। बिलोंग्स का मतलब k कुछ भी हो सकता है मगर क्या नहीं होगा, इस सिंबल को हम कहते हैं बिलोंग्स टू। तो k रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, बस क्या नहीं होगा आपका 6 नहीं होगा। इसको आप या तो ऐसे लिख दो या आप ऐसे लिख दो, दोनों ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k
following pair of linear equation has infinite many solution। तो इन्फानाइट मैनी सॉल्यूशन के केस में आप जानते हो कि क्या क्या होती है कंडीशन इन्फानाइट मैनी सॉल्यूशन की। तो कंडीशन फॉर इन्फानाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2। तो अगर आप ऊपर की जो इक्वेशन है इसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कह के इक्वेट करोगे तो a1 इक्वल टू आपको 2, b1 इक्वल टू -3 और c1 इक्वल टू, है ना, कितना मिल जाएगा 7। और a2 इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन में क्या मिला k+1, p2 इक्वल टू 1 - 2k और c2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5k-4। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन सेम होनी है तो इसके लिए आपको दोनों का रेशियो लेना है। तो a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2। अब यहाँ पे देखो इसका रेशियो लेने के बाद ये भी अब इक्वेशन बना देगा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को लेके सॉल्व करना है और एक बार इन दोनों को देखो, यहाँ पे 3 इक्वेशन है, किसी भी 2 को लेके आप सॉल्व कर सकते हो। मैं इसे और इसे ले रहा हूँ तो 2 टाइम्स ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका ऐसा हो जाएगा -3 इंटू k+1 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ आ गया मल्टीप्लाई होके ये यहाँ चले गया तो 2 -4k -3k -3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 + 3 4k - 3k इक्वल टू 5। k का वैल्यू यहाँ से कितना आया 5 आया। अब क्योंकि आपको k का वैल्यू ही निकालना था तो अब k का ये वैल्यू आपको सेटिस्फाई करके देखना पड़ेगा दूसरे में कि क्या ये सब k के वैल्यू 5 के लिए सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं। तो आपने k का वैल्यू यहाँ पे पुट किया तो ये 5 + 1 6 हो जाएगा, -3/1 माइनस 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 कितना हो गया 10 और 7 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 25 - 4 कितना हो गया 21, 1/3 -3/-9 और 1/3। इसका मतलब सब क्या है 1/3 है तो इक्वल है। ठीक है, तो आंसर आने के बाद उसको आपको सेटिस्फाई करके भी देखना है क्या यही आ रहा है कि नहीं। तो अगर सेटिस्फाई हो जाता है इसका मतलब k का वैल्यू जो आया वो राइट है। तो k इक्वल टू कितना आ गया अपना 5 आ गया। तो इसका सर हाँ हाँ बेटे बोलो। सर एग्जाम्पल 1 में सर एक बार हाँ एग्जाम्पल 1 करना सर। हाँ सर हाँ ये एग्जाम्पल 1 में ये 2 क्वेश्चन है सर, उसके अंदर हम कोई भी मतलब इसमें हमने ना सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके x और y की वैल्यू फाइंड कर दी हाँ और ये जो है 3x + ky -1 है उसके अंदर y और x की वैल्यू पुट करके एक आंसर ला दिया तो चले। मगर आपको तो k पता ही नहीं है ना बेटे। देखो क्या दिक्कत होगी जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व कर रहे होगे तो यहाँ पे 1 2 ऐसे करके नंबर है, यहाँ पे 3 दिया मगर यहाँ पे क्या दे दिया k दिया। तो अब अभी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ या कोई भी मेथड लगाओ तो आपका आंसर k के टर्म में आ रहा होगा। सही है, चलो ये डाउट भी मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। देखो कैसे, सब्स्टिट्यूशन ही लगा लेते हैं। मान लो कि आपका x इक्वल टू कितना हो गया 2y + 3 हो गया। ठीक है, फर्स्ट वाले पे हमने इसको x ले लिया यहाँ से। अब ये x का वैल्यू मैं दूसरे वाले में पुट कर देता हूँ, यहाँ पे x की जगह पुट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ जो x है तो यहाँ पे मैंने 2y + 3 ले लिया प्लस ky -1 इक्वल टू 0। ये 6y + 9 प्लस ky -1 इक्वल टू 0 हो गया। अब आप ये देखो ये 6 + k होगा जब y कॉमन लोगे और यहाँ पे +8 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू कितना आएगा -8 डिवाइडेड बाय k + 6। अब तो कोई नंबर नहीं आ रहा है ना, अब ये k के टर्म में आ रहा है।
अगर x k के टर्म में आया है, सॉरी y k के टर्म में आया है, तो आपका जो x है वो भी किसके टर्म में आएगा, k के टर्म में। माइनस ऑफ ओके 16 प्लस 3k प्लस 18 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, k प्लस 6, ये हो गया ओके सर, 3k। थैंक यू। देख रहे हो बेटे, ये k के टर्म में आ रहा है, आपको एक नंबर नहीं मिलेगा। अब k का वैल्यू जैसे जैसे आप चेंज करते जाओगे आपको x और y का वैल्यू मिलते जाएगा, है ना। तो इसीलिए जब भी आपको इस तरह के कोई भी क्वेश्चन बोलेगा अननोन कैलकुलेट करने के लिए, और आपसे बोल रखा है यूनिक सॉल्यूशन आ रहे हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं, या आपके पास नो सॉल्यूशन आ रहा है, तो आप जो मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ ना ऐसे करके करो, ठीक है। समझ आ गया बेटे? यस सर। हाँ चलिए आगे करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो ये सेम क्वेश्चन वैसे ही है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए। तो आपको सेम क्या करना है, kx प्लस 3y इक्वल टू k माइनस 3, ठीक है। इसको क्या करोगे, इक्वेट विथ a1x b1y प्लस c1। तो a1 का वैल्यू मिल जाएगा आपको k, b1 का वैल्यू मिल जाएगा 3, c1 का वैल्यू मिला k माइनस 3, और 12x प्लस ky इक्वल टू k इक्वेट विथ k2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a2 इक्वल टू मिलेगा आपको 12, b2 इक्वल टू मिलेगा k, और c2 इक्वल टू k। अब दोनों को इक्वेट कर देना है। क्या है कंडीशन फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2, नंबर पुट कर दो, k बाई 12, 3 डिवाइडेड बाई k, और k माइनस 3 बाई k, ठीक है। यहाँ पे a1 है, a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2। अब आप सॉल्व कर लो इसको। तो पहले मैं इन दोनों इक्वेशन को ले लेता हूँ। तो k मल्टीप्लाई k स्क्वायर हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा 36। अब यहाँ से k का दो वैल्यू है, या तो प्लस माइनस 6, है ना। अब आपको ये देखना है कि दोनों में से कौन सा वैल्यू होगा। तो इसके लिए क्या करोगे आप, तो दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो 3 बाई के इक्वल टू के माइनस 3 बाई क्या है यहाँ पे, जिसमें भी के है, के से के कैंसिल आउट, 3 प्लस 3 इक्वल टू कितना गया के क्या हो गया 6, है ना। क्या होगा, के कैन नॉट बी इक्वल टू के माइनस 6 नहीं ले सकते आप, तो कौन सा वैल्यू लोगे, के इक्वल टू 6। देखो यही मैं कह रहा था, ऐसी के की वैल्यू जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे इसको भी करे, क्योंकि सभी को इक्वल होना है ना एक साथ। तो वो कौन है, 6 है। जब आप माइनस 6 करोगे, मैं करके भी दिखा देता हूँ, -6 करते हैं, तो -6 डिवाइडेड बाई 12, 3 बाय -6, और यहाँ पे -6 माइनस 3 बाय -6, तो ये कितना हो गया -1/2। यहाँ पे क्या मिला -1/2, अगर यहाँ पे क्या मिला -9/-6, तो ये कैंसिल आउट होगा, तो ये कितना देगा 3/2। तो आप देखो ना, ये दोनों तो -1/2 आ रहे हैं, ठीक है, और ये कितना हो गया 3/2, तो ये तीनों तो इक्वल हुए ही नहीं। तो ऐसा तो नहीं है कंडीशन हमारे पास। हमारे पास क्या कंडीशन है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2, ठीक है। तो तीनों इक्वल होने चाहिए, जो यहाँ पे -6 पुट करने पे नहीं आ रहा है, इसलिए हमें ये नहीं लेना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे जब आपको k का वैल्यू कैलकुलेट करना हो।
तो अब हम बात करें बेटे कि वर्ड प्रॉब्लम किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। सही है, तो अभी हमें डिफरेंट टाइप्स के वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगे। तो इन सभी वर्ड प्रॉब्लम को मैंने क्या किया हुआ है, इसको जो टाइप्स वाइज डिफाइन कर लिया है ना, टाइप्स वाइज लिया है। जैसे आपका बोर्ड, हम मैन एंड बोर्ड प्रॉब्लम अलग से देखेंगे, ठीक है। उसके बाद कार वाला प्रॉब्लम अलग से देखेंगे, हॉस्टल वाला प्रॉब्लम अलग से देखेंगे। इस तरह से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। सो ये एनसीईआरटी में सब क्वेश्चन एक साथ दे दिया है, तो उसमें क्या है, थोड़ा समझने में दिक्कत होती है शुरू में। एक बार आपको आ गया तो आप मिक्स करके कैसे क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो टाइप 1 वाला क्वेश्चन आज हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम में। तो आपको इसमें क्वेश्चन मिलेगा फ्रैक्शन नंबर करके, ठीक है। अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो नंबर होगा मीन्स पी बाय, जब भी फ्रैक्शन बोलेगा तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लेंगे हम। फर्स्ट वाला जो टर्म है ना पी, वो आपका क्या है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूमरेटर, ठीक है। और क्यू अपना क्या हो गया, डिनोमिनेटर, ठीक है, ये हो गया। अब आपसे क्या बोला जाएगा, ठीक है, क्या अब आपसे जो आपका फ्रैक्शन दे रखा है, फ्रैक्शन में अब ऐसा बोला जाएगा कि न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय, तो जब भी इंक्रीज्ड बाय बोलेगा तो आप ऐड करोगे, सही है। अगर डिक्रीज्ड बाय बोला गया तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे। बात समझ में आ रही। कई बार क्या होगा, पूरे फ्रैक्शन में कोई नंबर आपको ऐड करना पड़ेगा, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो जैसे आपसे बोला कि न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड, इंक्रीज डिक्रीज जो भी है, इंक्रीज जब बोलेगा बाय 3, इसका मतलब है आपको क्या लिखना है, p प्लस 3 लिख लेना है। अभी आपसे ऐसा बोला कि डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय समथिंग मान लेते हैं 5, तो डिक्रीज करने का मतलब है कम करना, तो आप क्या करोगे, -5 कर दोगे यहाँ पे, सही है। कई बार मल्टीप्लाइड करने के लिए कहता है, सही है, तो उस तरह से आप नंबर ले लोगे। अब इंक्रीज्ड की जगह दूसरा वर्ड भी कह सकता है, कहेगा कि ऐड या सब्ट्रैक्ट, वो तो आप जानते हो, वो तो डायरेक्टली समझ में आता है, ठीक। तो जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट बोलेगा तो उस टाइम पे आप माइनस कर दोगे। फिर क्या है कि आपका जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय, देखो अभी क्या है, मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेपरेट लिया, अब मैं ले रहा हूँ फ्रैक्शन इज इंक्रीज। तो अगर फ्रैक्शन इज इंक्रीज बोला है, इसका मतलब क्या होगा कि p बाई क्यू वाला जो टर्म है उसमें मैंने कुछ ऐड कर दिया, ओवरऑल कुछ ऐड किया, ठीक है। तो इस तरह से आप देखोगे। तो इस बेसिक जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट का यूज करके आपको क्या करना है, पहले इक्वेशन फॉर्म करना है और उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक। जैसे अभी क्या कह रखा है हमारे पास कि इफ फ्रैक्शन बिकेम 1/3। अब कोई भी जो फ्रैक्शन था वो कितना बन गया, 1/3। कब बना, इफ, एक मिनट, हाँ इसमें एक टर्म आपका मिस हो रहा है। Two is added to both of its numerator and denominator. If 3 is added to both its numerator or and denominator, then it become 2/5. Find the fraction, ठीक है। तो इस तरह के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सेम क्वेश्चन, ये भी किसके क्वेश्चंस, आपके लीनियर इक्वेशन के। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ऐसे जो भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो वहां पे आप फ्रैक्शन एज्यूम करते हो कि आपका फ्रैक्शन क्या है, ठीक है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो आपने क्या मान लिया कि आपका जो फ्रैक्शन है, और क्योंकि हम x बाई वाई के फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं या एक्स वाई आ रहा है हमारी इक्वेशन में, तो हम फ्रैक्शन को जैसे हमने p बाई क्यू लिखा था ऊपर, उसे हम x बाई वाई ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या है
कि ये जो फ्रैक्शन था, इनिशियली मेरा फ्रैक्शन इतना था, मगर मैंने क्या किया, जब इस फ्रैक्शन में 2 ऐड किया, ए फ्रैक्शन बिकम, ये क्या बन गया 1/3 इफ 2 इज एडेड टू बोथ ऑफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो जब मैंने 2 ऐड किया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो मेरा जो फ्रैक्शन था वो कितना बन गया 1/3। ये कंडीशन लगाने के बाद मुझे एक इक्वेशन मिली, लीनियर इक्वेशन। सही है। तो यहाँ से क्या होगा, जब 3 से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो x+2 हो जाएगा, और ये y+2 है। 3x+6 इक्वल टू y+2, 3x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब सेकेंड क्या बोला है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ ऑफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन इट बिकम 2/5। जब इसी इक्वेशन में जो आपका फ्रैक्शन था, इस फ्रैक्शन में मैंने 3 ऐड किया, तो मेरी इक्वेशन 2/5 बन गई। सही है। तो आप इसमें लिख सकते हो आपका जो भी है, इस तरह से ना, जो इक्वेशन दे रखी है, तो मैंने बेसिक कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर दी और फाइनली अपना इक्वेशन बना लिया इस तरह से। सेकेंड वाली जो कंडीशन है, ये अप्लाई करने के बाद हमारी इक्वेशन ये बन गई, तो इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। तो 5 ऑफ x प्लस 15 क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, और 2 ऑफ 5 प्लस 6 हो जाएगा। 5x माइनस ऑफ 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई, ठीक है। तो अब जो इक्वेशन है, इसे हमने इक्वेशन, इसको 3 कह लेते हैं या इसको आप 2 कह लो। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 3 और इसे हम इक्वेशन, फाइनली जो फॉर्म हुआ है उसको इक्वेशन 4, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, अब आपके पास 3 मेथड है इसको सॉल्व करने के लिए। आप सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो, एलिमिनेशन लगा सकते हो, ठीक है, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हो। मैं क्या करता हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेता हूँ। कितना, माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 है इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन ये, सही। या आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, क्यों, क्योंकि इसमें बस आपको 2 से इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, और सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो 6 में से आपने 5 सब्ट्रैक्ट किया तो x आएगा। 2y में से 2y सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 8 आएगा, 8 माइनस 9, तो कितना हो गया, 8 माइनस 9 करोगे माइनस ऑफ 1। यहाँ से x का वैल्यू कितना हो गया, 1 आ गया। अब ये 1 वैल्यू किसी एक इक्वेशन में आप पुट कर दो, सेटिस्फाई कर दो, तो x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी कर दो, है ना, तो हम 2 में कर लेते हैं। तो 3x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 में x का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, तो y इक्वल टू कितना हो गया, 7 हो गया। सही है। तो आपका जो फ्रैक्शन है वो क्या है, x बाई वाई, तो ये 1 बाई कितना है, 7 है, ठीक। 1/7 आपका फ्रैक्शन हो गया। ये आपको फाइनली कैलकुलेट करना है। फ्रैक्शन में जनरली आपसे फ्रैक्शन निकालने के लिए ही कहता है। सेकेंड टाइप का अपना जो क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है देखते हैं। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। अब जो यहाँ पे जो टर्म आ रहा है ना, ऐसे टर्म्स को समझना ही सबसे इम्पोर्टेंट है ना। अगर आपको ये समझ में आता है तो आप क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर लोगे। तो क्या बोला गया है, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले तो आप फ्रैक्शन बना लो। लेट सपोज हमारा जो फ्रैक्शन है ना, लेट द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, तो हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमने ले लिया x/y, ठीक है, इस तरह से ले लिया। अब क्या कह रहा है कि जब मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ऐड किया, तो ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को,
तो हुआ क्या कि ये कितना था, सम ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड करने पे इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को 2 टाइम्स किया, उससे 3 कम है। लेस देन का मतलब सब्ट्रैक्ट, मोर देन का मतलब ऐड। सही है। तो अगर कहीं पे लेस देन आएगा, लेस देन 3, सही है, ये लेस बाय 3 ऐसे करके होगा तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे। ग्रेटर आएगा या मोर आएगा तो वहां पे आप क्या करोगे, ऐड करोगे। सही है ना, इस तरह से होगा। तो लेस देन ट्वाइस द, ये क्या दिया है, डिनोमिनेटर। तो हमने क्या किया, 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया। सेकेंड, तो अब फाइनली क्या है कि यहाँ से एक इक्वेशन मिली आपको, एक सेकेंड मैम। अच्छा, आप दूसरी इक्वेशन इसको पढ़ के दूसरी इक्वेशन बताओ तो क्या होगी। सर दूसरी होगी x-1 अपॉन y-1 इक्वल्स टू 1/2। ठीक है बेटे। तो अच्छा, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताओ तो क्या आंसर आ रहा होगा इसका फ्रैक्शन। क्या आएगा आंसर, क्वेश्चन आपके सामने है ना, पहले वाले पैटर्न पे है। फर्स्ट वाला टफ था, सेकंड वाला तो इजी है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इज डिक्रीज बाय, मतलब x-1 y-1 लेना है इक्वल टू 1/2, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके बताओ तो आंसर क्या आएगा फ्रैक्शन का। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको ही करना है बेटे, ट्राई करो तो ये क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसमें एक रिक्वायर्ड फ्रैक्शन ले लिया। अब रिक्वायर्ड फ्रैक्शन अपना कितना हो गया, x/y। अब इस x/y में जो कंडीशन 1 है, कंडीशन 1 क्या है कि न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 2। तो न्यूमरेटर को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड डिनोमिनेटर इज रिड्यूस बाय 5। y में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया। वी गेट, ऐसा करने के बाद हमें कितना मिलता है, 6/5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 10x इक्वल टू 6y माइनस कितना हो गया, 30। एक इक्वेशन आपको मिल गई। कंडीशन जो 2 है वो क्या कह रहा है, बट इफ द न्यूमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 8। अगर न्यूमिनेटर को 8 इंक्रीज कर दिया और डिनोमिनेटर को डबल कर दिया, तो डिनोमिनेटर को जैसे ही डबल करेंगे आपका जो फ्रैक्शन होता है वो 2/5 हो जाता है। 2/5 कर दिया तो 5x प्लस 40 इक्वल टू कितना हो गया, 4 ऑफ y। ये सेकंड कंडीशन। ठीक है, तो अब 2 इक्वेशन आपको मिल गई, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। और सॉल्व करना तो इजी है ना हमारे पास, यहाँ से आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है। तो 10 ऑफ x माइनस ऑफ 6y प्लस 30 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये है। सेकेंड इक्वेशन है 5x माइनस 4y प्लस 40। अब आप देखो ज़्यादा अच्छा क्या होगा, अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका x तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करूं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और सब्सट्रैक्ट कर लूं तो 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये -6 है और यहाँ पे -2, और ये कितना हो गया, माइनस प्लस 8 हो गया ना। 8 में से 6 चले जाएगा तो कितना बचेगा आपका,
2y, और ये माइनस होगा, माइनस ऑफ 80, माइनस 80 प्लस 30, माइनस 80 प्लस 30 माइनस ऑफ 50 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू कितना आ गया आपका 25। ठीक है, आप हल्का आराम आराम से इसको करना। ठीक है, तो क्योंकि कैलकुलेशन में जो मिस्टेक होती है उसी में होती है। अब ये जो y की वैल्यू आई है, इसे आप पुट y इक्वल टू 25। अब आपके पास दो इक्वेशन है, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में आप पुट कर लो। तो इक्वेशन 1 में हम x y का वैल्यू पुट कर लेते हैं, 25 इंटू 6 माइनस ऑफ 30। तो ये कितना हो जाएगा 150 माइनस ऑफ 30 कितना हो गया 120। x इक्वल टू कितना हो गया 120 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ जाएगा आपका 12। क्लियर है बेटे, सबको समझ में आया कैसे करना है अपने को? तो फ्रैक्शन वाले जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ना, वो इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। सबने कर लिया? चलो एक काम करते हैं, यस सर। CRT एक दो एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस देख लेते हैं इससे रिलेटेड। ये ठीक है, तो ये क्वेश्चन ट्राई करो तो आप लोग। A fraction become 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it become 5 by 6. Find the fraction. करिए तो क्या आएगा बेटे? और इस बार ना जिसका भी आंसर आएगा वो मुझे प्राइवेटली चैट बॉक्स में लिख के भेजेगा। हाँ, मैं चाहता हूँ इस बार आप सभी बच्चे ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। 3 क्वेश्चन तो हमने देख लिए इससे रिलेटेड।
चलो सिया ने आंसर भेजा है, और बच्चे भी करो आप लोग। और सब प्राइवेटली सेंड करेंगे हाँ आंसर मुझे इस क्वेश्चन का। फ्रैक्शन बिकम कितना बन गया 9/, तो हमने पहले रिक्वायर्ड जो फ्रैक्शन है वो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन ले लिया, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन अपना कितना हो जाएगा x/y, ठीक है। अब फ्रैक्शन बिकेम कितना 9/11 इफ 2 इज एडेड बोथ ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो दोनों में 2 ऐड किया तो x/2 y/2 इक्वल टू 9/11, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 11x प्लस 20 स्पीड में मत है ना, तुम चालू कर दो प्लस 18 ऐसा हो जाएगा। जो कि मैं एनसीईआरटी आके कर डिलीट कर रही हूं।